नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक में आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। अंक 1 देख चुके थे, अंक 2 को आज देखेंगे। इसमें 3 अंक हैं और ये यूजीसी नेट के इकाई 8 में शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं अंक 2 को। अंक 2, पहले तो इसके पात्र के बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, पात्र कौन कौन से हैं और क्या क्या है पात्र के बारे में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके जो पात्र है, अंबिका है ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री है, कालिदास कवि हैं, दंतुल्य राजपुरुष है, मातुल जो है कवि मातुल है, और निक्षेप जो है ग्राम पुरुष है, विलोम जो है ग्राम पुरुष है, रंगिणी जो है नागरी है, संगिनी भी नागरी है, अनुसार अधिकारी है, अनुनासिका जो है वो भी अधिकारी है, प्रियांगु मंजूसी जो है मंजूरी वो भी राजकन्या का भी पत्नी है। अंक 1 में हम लोग देखे पर्दा उठता है, वर्षा जो सुनाई देती है, उसके बाद मल्लिका भीग करके आती है अपनी माँ अंबिका के पास। अंक 1 में मल्लिका भीग करके आती है और अंबिका जो है अपनी छाछ लेकर के काम करती रहती है, अपने कामों में व्यस्त रहती है। और मल्लिका कहती है कि माँ, मैं आज आषाढ़ के पहले दिन, जो कि अगर ना भीगती तो ऐसे मौके को गंवा देती। बाद में कालिदास आता है हृदय शावक को लेकर के, जो कि घायल होता है, दंतुल्य जो राजपुरुष है उसके बाड़ों से, उसको लेकर के आता है। दंतुल्य आता है हृदय शावक को लेने के लिए, बोलता है कि ये मेरा अधिकार है इस पे, क्योंकि इसको घायल मैंने किया है। कालिदास हृदय शावक को वहां से फिर लेकर के चला जाता है। बाद में जब दंतुल्य को पता चलता है कि कालिदास कवि वही हैं जो कि ऋतुसंहार लिखे हैं, तो उसके बाद वह उससे उनसे क्षमा मांगने के लिए बोलता है, मैं क्षमा मांगने के लिए जाता हूँ। फिर उनको लेने के लिए उज्जैनी के राजा आए होते हैं, जो कि उज्जैनी में उन्हें कवि का आसन देने के लिए कहते हैं। अंक 1 में ऐसे ऐसे रहता है। उसके बाद देखते हैं अंक 2 को। अंक 2, आषाढ़ का एक दिन में कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ, कह रहे कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ था जिसपे मिट्टी के लेप लगाए गए थे, गेरू बनाए गए थे। देखते हैं वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। कह रहे हैं प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। स्वास्तिक का जो चिन्ह बनता है ऐसे बनता है। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं, कुंभ केवल 2 है और उन पर ऊपर तक काई जमी है। कह रहा है चूल्हे के पास जो है अब केवल 2 बर्तन हैं, कुंभ 2 हैं, उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजन पात्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है, जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। देखते हैं चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सुखाने के लिए फैलाए गए हैं। आगे देखिए, अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियां लगी हैं। टाकियों में सिला गया है। एक टूटा मोड़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है, जिस पर बैठी मल्लिका
में औषधि पीस रही है। मल्लिका जो बैठकर उस पर खरल में औषधि पीस रही है। खरल ऐसे होता है कटोरी की नुमा, और इसमें इससे पीसा जाता है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंकुश ठीक करती है। देखते हैं अब निक्षेप। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अन्य मित्रों को भी अपने शेयर कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। देखते हैं निक्षेप। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। ज्वर मतलब फीवर, बुखार। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका, ठंडी श्वास भरकर पीसी हुई औसत पत्थर से कटोरे में निकाल डालने लगती है। निक्षेप, मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में मल्लिका बहुत चिंता करती है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका नहीं, अंबिका है। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यस्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचती हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिले आऊं। उज्जैनी जाकर किससे मिलना है? कालिदास से। देखते हैं मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कोई बात करना चाहता हूँ, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांसें लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। तुम कह रहे हैं मैं आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह हो जाएंगे। मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है? और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने कई नए नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसाय जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनकी एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उनकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। कह रही है कि जो वहां जब जाकर उज्जैनी में गए कालिदास, तो यहाँ केवल एक ही ऋत संहार लिखे थे। वहां जाकर के बहुत बड़े बड़े नए काव्य की रचना की है, जैसे कुमार संभव, मेघदूत की प्रतियां मुझे मिल चुकी हैं, और एक बहुत प्रशंसा जो चलती है, बहुत चर्चा चलती है, उसकी प्रति मुझे नहीं मिल पाई है। निक्षेप, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचनाएं की जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी देखते हैं मल्लिका। मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उनके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उलटकर टहलने लगता है, उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था कि
गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। निक्षेप कहता है कि गुप्त वंश की राजदुहिता जो है उनसे उनका विवाह हो गया कालिदास का। देखते हैं मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने मल्लिका, उनके प्रसंग से मेरी बात कहीं आती, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, मैं असाधारण हूँ, वे असाधारण हैं। देखते हैं मल्लिका कह रही है कि मैं जो साधारण व्यक्तियों में से हूँ और वे असाधारण हैं। उन्होंने जीवन में असाधारण का ही साथ चाहा था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। देखते हैं निक्षेप, हाँ सुना है, वह यहाँ, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इनमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह ना होता। निक्षेप कह रहा कि अगर मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती कि कालिदास को उज्जैनी जाना पड़ता तो आज तुम्हारे जीवन का ऐसा ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। औसत लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औसत दे दूं? अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औसत पिलाती है। औसत पीकर औसत पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औसत पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। अंबिका मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखों के पास से हट जाता है। निक्षेप झरोखों के पास से हट आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ। मल्लिका,
आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। देखते हैं मल्लिका। मल्लिका कह रही है, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुख से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, हाय हाय, नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखों के पास से हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे। आर्य निक्षेप, निक्षेप, मैंने कभी एक और आकृति मैंने कभी मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। इसमें कह रहा कि निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी मां की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? देखते हैं निक्षेप। वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका, मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है स्वयं कालिदास है। निक्षेप कह रहा है, मुझे विश्वास है कि स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, निक्षेप क्या कहता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़े दौड़ते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आगे पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना से चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगलियों को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित सी झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी की से रंगिणी और संगिनी अंदर आती है, जो कि एक नागरी हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगिनी को आगे करती है। रंगिनी रंगिनी और संगिनी ये जो है नागरी है। इससे पूछ, हम अंदर आ सकते हैं? कह रही है रंगिनी संगिनी से, कह रही इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी, तू पूछ। मल्लिका उसके पास आ जाती है। रंगिनी, अच्छा, मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी और संगिनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई। समझ लो कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती है। ये कह रही कि हम यहाँ के घर देखना चाहती है। रंगिनी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। संगिनी, और पहले मैं परिचय दे दूं। यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और संगिनी कहती है, फिर रंगिनी क्या कहती है, देखते हैं। रंगिनी कह रही है, और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। आगे क्या कर रही है कि रंगिनी जो है उसकी केंद्र में मृदंग और वीणा बजाती है।
आगे देखिए, गीत लिखती है, अब गद्य की ओर आ रही है। इसमें कह रही है कि अब जो है गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय। मल्लिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी, संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका से कह रही, मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान पर, इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से जहाँ इस समय है हम हैं उज्जैनी में, हम इस प्रकोष्ठ को कहते हम इस प्रकोष्ठ को कहते हैं। यहाँ तुम लोग यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे, रंगिनी कह रही है, मल्लिका कह रही है कुंभ, फिर रंगिनी कह रही है कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ, कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है संगिनी। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रभ हतप्रभ सी उनकी ओर देखती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द। संगिनी, हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है, ना कि युद्धा को कुछ लोग यौरा बोलते हैं और तौदा को तौरवा बोलते हैं। यौरवाड़ वर्तोड़ा ऋषियों बभूत। कह रहे हैं कि यौरवाड़ स्तौरोड़ा ऋषियों बभूव। मल्लिका कहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी, देखो, हम कुछ ऐसी बात जानना चाहती हैं। इसमें कह रही है, संगिनी, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता। पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारे जीवन का हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है। देखते हैं। रंगिनी, देखो, मैं तुम्हें समझती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम लोग लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी कह रही, अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों को नाम बताइए। मल्लिका, कैसी वनस्पतियां? संगिनी, कैसी वनस्पतियां? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा, भास्वान्ति रत्नानि महौषधि। ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मल्लिका कहती है, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ है। मल्लिका,
उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी रहने दे संगिनी, रंगिनी कह रही है रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में कुछ विशेष नहीं जानती। संगिनी भी निराश से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चल देती है। मल्लिका ड्यूटी का किवाड़ बंद कर देती है। आसन के पास जाकर बैठकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती है। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैं तुम्हारी सब रचना पढ़ी है। इसमें कहूँगी देखो मैंने तुम्हारी सारी रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहती हूँ कि ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथ से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उनमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि वही हो तुम भी वही हो या कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्यूटी से अनुसार और अनुनासिका साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुसार कहता है, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूं। मल्लिका, कहिए अनुसार। देव मार्तगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों से झुकाकर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है। आगे देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं आषाढ़ के एक दिन, मोहन राकेश की कविता है मल्लिका और कालिदास। देखते हैं मल्लिका क्या कह रही है। देव मार्तगुप्त कौन है? अनुसार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, यौम रघुवंश के प्रेरणा, कवींद्र, राजनीति निष्ठांत आचार्य अतः कश्मीर के भावी शासक। देव मार्तगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देव प्रियांगु मंजरी अपने साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं। जिसमें कह रही आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं, जो कि वहां के विदुषी हैं। राजमहिषी गुप्त वंश की दुहिता परम विदुषी देव प्रियांगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित है। मल्लिका कहती है, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि के प्रेरणा तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि अनुसार वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मार्तगुप्त उन्हीं
का नया नाम है। मार्दगुप्त किसका नया नाम है? कालिदास का। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुसार, मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगी। देखते हैं। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक, दोनों प्रकोष्ठ के आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझदार हूं, मैं समझता हूं यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुसार, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इनकी परिवर्तन स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुसार, दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूं इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें धीरे इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुसार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुनासिक, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और एक कुंभ आगे जाता है, कुंभ के पास चला जाता है। अनुसार, मैं समझता हूं एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूं कि कुंभ यहां होने ही नहीं चाहिए। अनुसार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुसार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो अनुसार कह रहा है तो अनुनासिक कह रहा है तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सुखाने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोड़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुसार, गीले वस्त्रों को छूता है। अनुसार, ये वस्त्र अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुसार, क्यों? अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुसार, कौन सा प्रमाण? देखते हैं। अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुसार, यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। अनुनासिक, हाँ। अनुसार, अनुनासिक, तो संदिग्ध विषय है। अनुसार, हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुसार, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु यह चूल्हे अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुनासिक, अनुसार, चूल्हे हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुसार, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूं कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुसार, मैं भी यही समझता हूं। अनुनासिक,
तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक, और तो कुछ दोष नहीं। अनुसार भी चारों ओर देखता है। अनुसार, मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी शेष है। अनुसार, क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुसार, मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक, तो? अनुसार, तो? अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुसार, हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुसार, तो? अनुनासिक, अनुनासिक, तो? अनुसार, तो? अनुनासिक, हटा दो। अनुसार, मैं? अनुनासिक, हाँ। अनुसार, तुम नहीं। अनुनासिक, नहीं। अनुसार, क्यों? अनुनासिक कह रहा है क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुसार कह रहा है फिर भी। अनुनासिक कह रहा है पहले मैंने तुमसे कहा। अनुसार कह रहा परंतु चौकी देखी पहले तुमने। अनुसार कह रहा तो। अनुनासिक कह रहा हटा दो। अनुसार कह रहा तुम हटा दो। अनुनासिक कह रहा तुम रहने दो। अनुसार कह रहा रहने दो। अनुनासिक कह रहा अब। अनुसार कह रहा हाँ अब। अनुनासिक कह रहा चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुसार कह रहा हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। मातुल्य उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल्य, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुसार, क्यों? अनुसार, अनुसार, हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों? अनुसार, अनुनासिक, अनुनासिक, हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुसार, हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल्य, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियांगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं तो चलो। अनुसार, अनुसार, चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल्य भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियांगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल्य, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। कौन? मल्लिका। चलते हैं, देखते हैं आगे। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। ये कह रहा मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। आ आ मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रियांग मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियांग मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन की स्वीकृति देती है। प्रियांग, आर्य मातुल्य, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। मातुल्य, परंतु आपके लिए आसन। प्रियांग, उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। इसमें कह रहे हैं मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल्य, असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा ना माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसे तो कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यही होती है कि प्रियांगु, आप विश्राम करें। मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने। फिर चटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं
थकूंगा, इसमें कह रहे हैं आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल्य का शरीर लोहे का बना है, लोहे का आत्म सलाग नहीं करता, परंतु हमारे हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10 बार योजन घूमता हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो प्रियांग देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल्य, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं को देख रेख। मैंने तो अपने सब पशु वर्गों पहले से ही बेच दिए, और सच कहूँ तो तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियांगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। प्रियांगु सचमुच वैसी ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल्य, क्यों? आ अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कोई घर में कोई कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने को कुछ मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मातुल कहता है, प्रियांगु आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियांगु कह रही है। मातुल्य, अच्छा अच्छा, चल देता है। मातुल्य, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियांगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ढूंढी से ढूंढ को हाथ से छू लेती है। प्रियांगु सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो आप परिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियांगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। देखते हैं, दृष्टि चारों ओर घुमाकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक असुविधा थी। इसमें कह रही है कि अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप से आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियांगु प्रियांगु कह रही है, अतिथि की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं कह रही कि ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी
कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण। प्रियांक मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखों के पास चली जाती है। प्रियांगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाओं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। देखते हैं। मल्लिका दो एक पग उस ओर बढ़ जाती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा। मल्लिका कह रही, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इन प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियांगु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियांगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब असुविधाएं हे हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट आती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायी है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायी है, क्योंकि कश्मीर की स्थित इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं यहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरे आसन ले आती हूँ, कह रही है। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोड़ा उठाकर आसन के पास रख देती है और उस पर रखे भोजन पात्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियांगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। कैसी रचनाएं हैं ये। मल्लिका, कालिदास की। प्रियांगु की भवें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियांगु, अब वे मार्तगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियांगु मंजरी के ओठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियांगु, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। उनमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था और
वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। कह रही है मेरा अधिक समय इसी आयाम में बीतता है, इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है, इनमें मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती प्रियांगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रह रही हो। उठ खड़ी होती है, मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठे रहो। निचले निचले ओठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। देखते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उनके उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ ही धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हीरा शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान और क्रीड़ा शैली पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल्य और उनके परिवार भी साथ जाएंगे। यहाँ के कुछ अनाथ बच्चे को वहाँ ले जाएंगे। ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग से चली जाती है। देखते हैं। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊं। उज्जैनी के 2 कुशल स्थापित हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का आभास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियांगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थापतियों से कहा है कि उज्जैनी के लक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका में प्रियांगु पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियांगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियांगु, यह कोई बाधा नहीं। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापित इस घर का प्रशंसकार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ।
मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती प्रियांगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। ओठों पर फिर विदग्ध मुस्कान मुस्कान आ जाती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उनकी ओर देखती रहती है। मल्लिका देखा है प्रियांगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो। मल्लिका प्रियांगु कह रही है कि तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो उसके साथ तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी भोजपत्रों के वक्ष से सटाए कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियांग मंजरी उसे सीधे दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियांगु संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये दो ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रुधिर आवाज से अपने ओठ काट लेती है। मल्लिका मल्लिका कह रही है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। गला रूठ जाने से शब्द स्पष्ट ध्वनित नहीं होते। अंदर अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर जैसे अपने को सहेजने के लिए रुकती है। देखते हैं। प्रियांगु, क्यों तुम्हारे मन की कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। अंबिका नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। प्रियांगु घूमकर उसकी ओर देखती है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मल्लिका माँ, अंबिका इसके मन में यह कल्पना नहीं है कि क्योंकि यह भावना के स्तर पर जाती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने से शब्द गले में अटक जाते हैं। मल्लिका हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देती है और पास जाकर अंबिका को पीठ से सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो चलकर लेट लेट रहो। उसे वापस अंदर ले जाना चाहती है, परंतु अंबिका उसका हाथ अपने पीठ से हटा देती है। अंबिका, मैं किसी आने मैं किसी आने वाले से बात नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? चलने की चेष्टा से इसमें कह रही है, चलने की चेष्टा से गिरने को हो जाती है। मल्लिका उसे संभाल लेती है। मल्लिका, परंतु माँ तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। देखते हैं। प्रियांगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह सदा घर यह सदा से इस स्थिति में नहीं है। राजवधु मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लेपती बुहरती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी ही यहाँ पड़ी टूटी सी पड़ी रहती है। यह सब इसलिए कि फिर सांस फूल जाने से आगे नहीं बोल पाती। प्रियांगु मंजरी प्रकोष्ठ पर दृष्टि डालने से
डालने के बहाने उसके पास से हट जाती है। प्रियांगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब ओठ काटती हुई जैसे सोचने के लिए क्षण भर रुकती है। अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थापत्यों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर गिराकर इसके स्थान पर मल्लिका चौंक जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिएगा, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिएगा। प्रियांगु फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। प्रियांगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी। तुम्हें इनमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल तो यात्रा से पहले कार्य पूरा कर कई अवश्य कार्य पूरा करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में दो एक पग प्रियांगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग हंसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियांगु द्वार द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियांगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की साकार उनके कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहती है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियां का परिष्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारक बनकर रह सकोगी। इतना बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका कह रही, राजकन्या अपनी जीवन दृष्टि है माँ। राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उनके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थापित राज्य के स्थापित से घर की भित्तियों का परिष्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उनके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठ जाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राजकीय पगधूल राजकीय पगधूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता।
अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। उठ खड़ी हो जाती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थापित्य हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष ना रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही ना रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंबिका उसे बाहों मल्लिका जो उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बैठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस में कुछ हेड़ शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्र किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्र वर्मा विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या? और अर्थ हो सकता है क्या राजकन्या हेड शावक से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकारों की अनुकृतियां बनाएंगी। यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम कहता है, मैं कब तक कहता हूँ। विलोम कह रहा है कि मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र रूप में देखते हैं और उसे वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरे को दिखाना चाहते हैं। मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए वैचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और सामर्थ्य दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र नहीं। यहाँ भी वैचित्र देख लेती। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्होंने अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती हैं। यह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया में पकड़ लेती थी। बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। इसमें कह रही है, मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी हूँ
राक्षसी होती, जिससे आज मैं खांसी उठने लगने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधे को सहरा देती है। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह जिस जिस एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है, समझता हूँ। उसके कारण दूसरा है उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उनका मन विक्षुब्ध होता है। झरोखे के बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझती हूँ, इसलिए बहुत सी बातें अंबिका के मन में रहती है, मैं मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। बिलो, तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहता है। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वरोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं उसे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उनसे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपसे बाहर होने लगती है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आप यहाँ होना किसी की भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहो तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं। विलोम विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? कह रहा है यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने के अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बांह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ ना कीजिए। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाइए, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापू का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आ जाती है। माँ, इनसे कह दो ये चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई आयचित स्थापित हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी कोई भी ऐसी बात हो जिससे जिसका तुम्हारा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका अंबिका उसके हिलाने से और इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ से हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखों और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही है। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है।
मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि टापू का शब्द पास टापू का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तंभ हो रही है जैसे उसे काट मार दिया गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम, चला जाता हूँ। कंठ से हल्के व्यंग्यात्मक स्वर निकलते हैं। मैं नहीं चाहता इसमें कह रहा है, मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई आयचित स्थापित हो, परंतु क्या आयचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। झरोखों से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या आयचित स्थापित हो सकती है। अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध से ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना है, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा की थी। कह रहा है, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। आपकी मित्रता पर अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृश्य से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभव यह मित्रता एक ओर से थी। उसने हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर सामने फिर सामने की सम इसमें कह रहा है, फिर समान की समान मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से हताशा, कठोरता झलक रही है। मल्लिका, आर्य विलोम। विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और हम लोग देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक है। इसमें कह रहा है, मैं फिर भी कह रहा हूँ इसमें कह रहा है विलोम, मैं फिर भी कह रही हूँ, मल्लिका कह रही है, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अनिश्चित स्थापित हो जाएगा। विलोम ऐसा मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है। तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी एक नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं। मल्लिका कह रही, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम ऐसा, अच्छा अंबिका। क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। परंतु कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका के इसमें है, अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा के करुणा में बदल जाता है। अंबिका मल्लिका मल्लिका रुक जाती, पर कुछ भी उत्तर ना देकर मुख हाथ से छिपा लेती है। अंबिका धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वक्ष से मुंह छिपा लेती है। सारा शरीर रुलाई से कांपता रहता है, पर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसके कांपते शरीर को अपने से सटाए
उसकी पीठ पर हाथ फेरती रहती है। फिर ओठों और गलों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका अंबिका कह रही है, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बैठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। धन्यवाद। आज हम लोगों ने अंक 2, आषाढ़ का एक दिन, अंक 2 को समाप्त कर चुके हैं। कल देखेंगे अंक 3। अंक 3। चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।